सो बेसिकली हमारी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, एक डायग्राम में बना देता हूँ। एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन हुई और दो होगी बैक एंड एप्लीकेशन। तो जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो बनी है Vue.js में, और जो बैक एंड एप्लीकेशन है दोनों दोनों बनी स्प्रिंग बूट में। अब ऐसा क्यों कि मैंने दो बैकएंड एप्लीकेशन बनाई, एक में ही क्यों नहीं करा? सो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ जब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ वापस से। अब इस एप्लीकेशन में आपको दिख रहा है ड्रॉप डाउन, एक जो बता रहा है कि हमारे पास कितने टॉमकिट अवेलेबल है, एक जो बता रहा है कि हमारे पास कितने जावा अवेलेबल है। सो मैंने क्या करा है, ये देखने के लिए कि कितने टॉमकिट अवेलेबल है कितने जावा अवेलेबल है, मैंने एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनानी है। आप कोड पे ले जाता हूँ मैं, उसका नाम है हेल्पर। इसका काम बस इतना ही है, इसमें एक कंट्रोलर है जो मुझे इसमें एक एंड पॉइंट है वर्जन्स, जो मुझे रिटर्न में दे रहा है कि भाई टॉमकेट के इतने वर्जन है, जावा के इतने वर्जन है, जिसके लिए एक मेथड बनाइए। तो पहले देखते टॉमकेट। सो अब मैं अगर सामने वाले को बता रहा हूँ कि मेरे पास टॉमकेट है, टॉमकेट 9 है, टॉमकेट 10 है, सो मेरे पास एक यूआरएल भी होना चाहिए जिससे मैं टॉमकेट को डाउनलोड कर सकूं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसकी बात मैंने आपसे लास्ट वीडियो में की थी कि एक प्रॉब्लम है। अब हम उसको ब्राउजर पे जाके समझ। अब हुआ क्या कि मैंने यूआरएल को कॉपी करा, टॉमकेट 9 की यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब वो बोल रहा है यूआरएल नॉट फाउंड। मैंने जब ये कोड डेवलप करा था उस समय टॉमकेट 9 वर्जन अवेलेबल था 9.0.54, जो कि अब अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लेटेस्ट वर्जन टॉमकेट 9 का देखना, तो क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, टॉमकेट 9 पे क्लिक करूंगा। सो मेरे पास कौन सा वर्जन था, 9.0.54, और अब कौन सा वर्जन अवेलेबल है, 9.0.70। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है वीडियो आज बन रहा है, आप में से कोई 6 महीने बाद इस वीडियो को देख रहा हो। आज तो ठीक है टॉमकेट 10 चल रहा, हो सकता है कल 6 महीने बाद टॉमकेट 10 का भी जो वर्जन है वो अपग्रेड हो जाए। सो आपको करना ये है, कोड एग्जीक्यूट करने के पहले आपको यूआरएल कॉपी करना है, ब्राउजर पे ले जाना है, और आपको देखना है कि कौन सा वर्जन अवेलेबल है। आपको जाना है बिन में, और फाइनली ये जो टार वाली फाइल है, tar.gz, आपका इसका पूरा पथ कॉपी करना है यहाँ तक। ये बिन के बाद इसको ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। वैसे ही अगर टॉमकेट 8 का मैं पाथ देखने जाऊं कि अवेलेबल है क्या, टॉमकेट 8 भी अवेलेबल है कि नहीं, पहले तो वो देखते हैं हम। तो टॉमकेट अवेलेबल है, लेकिन मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा था, 8.5.72, अब आ गया 8.5.84। सो टॉमकेट क्या कर रहा है, पुराने वर्जन को मैनेज करके नहीं रख रहा है। हमें ये बार बार देखना पड़ेगा कि अगर वर्जन अपग्रेड हो गया है तो हमें हमारी एप्लीकेशन में भी उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने एक सेपरेट एप्लीकेशन बनाई। होगा क्या कि अब अगर टॉमकेट वर्जन चेंज हो गया या फिर मुझे टॉमकेट 11 12 13 ऐड करना हो, तो मेरी जो मेन एप्लीकेशन है जो AWS से कम्युनिकेट कर रही है उसको मुझे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन में ऐड करूंगा, वहां पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मेरा मतलब है ब्राउजर पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सेम जावा के लिए कि कितने जावा हैं, लिस्ट ऑफ जावा वर्जन, जावा 17, जावा 18, और सबसे मेन चीज कि अगर जावा 17 बोल रहा हूँ तो उसको इंस्टॉल करने की कमांड कहाँ से मिलेगी मुझे, ये भी मुझे यही देगा। मेरी जो मेन एप्लीकेशन है वो ये सब काम नहीं करेगी, उसको ये कमांड दे देगा। जैसे टॉमकेट इंस्टॉल करना है तो टॉमकेट की यूआरएल दे दी, जावा इंस्टॉल करना है तो जावा 17 के लिए कौन सी कमांड है इंस्टॉल करने की, ये। अब आपको इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दिख रही, एक तो क्या कि एपी गेट अपडेट कर दिया फिर उसके बाद इंस्टॉल कर दिया। अब ये क्या है, सो होता क्या है कि जब भी हमें, हमारे पास मल्टीपल वर्जन होते हैं, जैसे जावा एक सर्वर पे जावा 10 11 12 13 हो पॉसिबल है ऐसा, लेकिन एट अ टाइम तो मुझे एक ही सर्वर एक ही जावा रखना है। सो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने क्या करा था, जावा 17 इंस्टॉल करा था, फिर 18 करा था, और 18 को प्राइमरी वर्जन बनाया था। सो ये वो कमांड है जिसके थ्रू मैंने 18 को प्राइमरी वर्जन बनाया। अब ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई हेल्पर वाले के बारे में, जो कि हमारी एक बैकएंड एप्लीकेशन है। अब हम जाएंगे हमारी मेन बैकएंड एप्लीकेशन पे जो फाइनली EC2 से कम्युनिकेट कर रही है। तो हमें एक चीज और समझनी है। सो पहले नया नोटपैड और सॉरी पेंट ओपन कर लेते हैं। ये हो गई मेरी एप्लीकेशन। अब उसको Vue.js बोलो बैकएंड बोलो डजेंट मैटर, ये हमारी एक एप्लीकेशन है। ये क्या कर रही है, अभी किससे बात कर रही है, AWS से बात कर रही है। अभी किससे बात कर रही है, AWS से। लेकिन ऐसा भी तो चांस है कि मैं यहाँ पे AWS की जगह अब क्या ऐड कर सकता हूँ, Azure ऐड कर सकता हूँ, या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, GCP भी ऐड कर सकता हूँ। नाम लिख देता हूँ मैं, माई ऐप
ऐप, और यहाँ पे किसकी हेल्प ले रहा हूँ मैं, AWS की हेल्प लेने से मेरा मतलब है AWS का यूज करके सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे Azure का यूज करके। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ GCP का। अब मान लो कोई रैंडम लॉजिक लगा हुआ है, कभी Azure कभी AWS कभी GCP, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है, मुझे मिलेगा एक सर्वर, मुझे मिलेगा एक सर्वर। अब एक बार मुझे सर्वर मिल गया तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से बना हुआ है। अब ये मैं बात कर क्यों रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मान लो हमारे पास एक सर्वर आ गया, हमें उस पर कमांड चलानी है cd स्पेस फोल्डर नेम। सो हम AWS का यूज थोड़ी करेंगे, हम AWS की API थोड़ी कॉल करेंगे एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए या फोल्डर में जाने के लिए। तो हम भी हमारी एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं, जैसे मुझे जावा इंस्टॉल करना है, सो मैं AWS की लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकता, ये तो एक प्लेन सर्वर है, इसलिए मैं क्या करूँगा वहाँ पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूंगा या तो कुछ कमांड एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे मुझे जावा इंस्टॉल करना है तो जैसे sudo apt get update, sudo apt get update, और उसके बाद फिर जो जावा की कमांड होगी इंस्टॉल करने की वो, सो उसके लिए मैं बेसिक कोड लिखूंगा जो कि पहले सर्वर से कनेक्ट करेगा और फिर सर्वर पे जाके कमांड एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट देगा कि कमांड प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई कि नहीं। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभार होता है कि कमांड एग्जीक्यूट हो गई लेकिन हमें ये पता करना है वो सक्सेस था कि नहीं, तो वो भी हम देखेंगे कोड में। जस्ट बिकॉज हमने एग्जीक्यूट कर दिया हमें पता ही नहीं कमांड एग्जीक्यूट हुई कि नहीं, ऐसा नहीं होगा हमारे कोड में, हम इसके बारे में पता चलेगा। अब हम आते हैं EC2 पे। EC2 से मेरा मतलब था कि हम अगर अपनी एप्लीकेशन पे आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वर क्रिएट करते हैं। तो मैं अब इस एंड पॉइंट पे आ जाता हूँ। हाँ, अब ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डेमो, सॉरी हेल्पर एप्लीकेशन के बारे में, इसको बंद करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी जो मेन स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है जो AWS से कम्युनिकेट कर रही है। एक कंट्रोलर इसमें SSH कंट्रोलर। यहाँ पे मैंने क्या करा, अभी तक आप मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो अगर स्प्रिंग बूट AWS वाली जो प्लेलिस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ कॉन्फ़िग फाइल बनाता हूँ, वहाँ पे जाके @वैल्यू वगैरह का यूज़ करके एक्सिस की सीक्रेट की प्रॉपर्टी फाइल से उठाता हूँ। इधर मैंने क्या करा सिंपल वे में कि अमेजन EC2 का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, कोई @bin वगैरह नहीं ली। मैंने क्या करा स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक में जाके ये AWS का इंस्टेंस क्रिएट करके और फाइनली ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास में कोड लिखते थे उसको मैंने यहीं लिख दिया। ओवरऑल मुझे क्या चाहिए था, मुझे EC2 का रेफरेंस वेरिएबल चाहिए था क्योंकि मुझे AWS की API एक्सेस करनी है। अब हमारे सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलर पे आते हैं, कंट्रोलर नहीं सॉरी माय मिस्टेक, एंड पॉइंट पे क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्रिएट इंस्टेंस। अब यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल मिल रही है, इंस्टेंस इन्फो, लेट्स सी क्या मिल रही है, यूजर नेम मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है, दो चीजें मुझे मिल रही है यहाँ पे कि क्या यूजर नेम है क्या पासवर्ड है। वो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है यूजर नेम पासवर्ड। अब अगर मुझे एक एक सर्वर क्रिएट करना है, सो अगर आपने कभी AWS पे काम करा है सो आपको ये पता होगा कि जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करने जाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि वो EC2 है, उबंटू है, विंडोज है, मैकओएस है, रेडिट है। सो मैं क्या करूंगा, उबंटू पे क्लिक करा। अब आपको ध्यान देना AMI07FFB2, या मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो ये क्या दिख रहा है आपको, पहला वाला। सो अगर हम जब ब्राउजर पे जाते हैं AMI सिलेक्ट करते हैं, सो वही काम हमें कोड के थ्रू भी करना पड़ेगा कि भैया AMI तो सिलेक्ट करना पड़ेगी। एक होता है AMI और एक होता है कि फिर उसकी फैमिली लाइक T2 माइक्रो, T2 नैनो, T3, M4 लार्ज, M5 प्लस, दो चीज होती है। सो पहली चीज कि वो AMI कौन सी है, सो ये चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टॉमकेट का ड्रॉप डाउन दिया था, आप यहाँ पे एक फ्री टियर AMI उबंटू की दे सकते हो, एक फ्री टियर AMI लिनक्स की दे सकते हो, एक दे सकते हो विंडोज की। आप यूजर के ऊपर भी छोड़ सकते हो कि उसको कौन सी लेनी है, उसमें भी 32 बिट और 64 बिट, वो आपको उसके ऊपर ऑप्शन आप दे सकते हो यूजर को। उसके बाद जब आप यहाँ पे आ गए, अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ यहाँ पे मैंने AMI दे दी। अब मुझे एक रिक्वेस्ट पेलोड क्रिएट करना है कि भैया ये सारी चीजें मैं इस API को दे रहा हूँ AWS की मेरे लिए सर्वर क्रिएट करने के लिए। पहली हमने क्या दी थी, इमेज आईडी। दूसरा अब मुझे इंस्टेंस देना है, तो मैं बोल रहा हूँ T2 माइक्रो क्योंकि फ्री टियर के अंडर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं T2 नैनो, T2 माइक्रो। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, T2 माइक्रो। अब ये इंस्टेंस टाइप की कोई मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर इस पे फोकस करूँ सो AWS की EC2 मॉडर्न इंस्टेंस टाइप से मिला हमको T2 माइक्रो। उसके पहले मैं आपको pom.xml में दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी मैंने ऐड करी है।
AWS जावा SDK, इस बार तो मैंने पूरा SDK इम्प्लीमेंट कर दिया। नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो उसी यूज़ करो, लेकिन आई डोंट नो क्यों मैंने पूरा का पूरा ही ऐड कर दिया उसको। आप ऐसा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि फाइनली ये जो प्रॉपर क्लास है या एनम है ये कौन से डिपेंडेंसी में अवेलेबल है, आप डायरेक्ट उसको भी इम्पोर्ट कर सकते हो। सो हमने इमेज की बात करी, इंस्टेंस टाइप की बात करी, की नेम। अभी की नेम क्या है? क्या होता है कि जब भी हम सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हमें एट द एंड ये एक ड्रॉप डाउन आता है, उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या हम एक नई की जनरेट करना चाहते हैं। अब कौन सी की? पम की कब यूज होती है? जब हम SSH करते हैं अपने यूजर पे, सर्वर पे लॉगिन करने के लिए। मैंने क्या करा है अपनी एक ऑलरेडी एक मैंने क्रिएट कर रखी है इमेज, सॉरी पम फाइल। यहाँ पे गए, इंस्टेंस की करके ही होगा, की पेयर्स। मैंने की पेयर में क्या क्रिएट कर ली? VPC टेस्ट की, मेरे नाम, मतलब मेरे लिए कुछ भी दे सकते हैं आप। तो आप भी यहाँ पे जाके क्रिएट की पेयर, अब जो नाम की का है वो सेम नाम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद जब भी हम क्रिएट करते हैं इंस्टेंस, हमको क्या बताना रहता है? हमें कितने इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। तो मुझे एक बार में एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है। अब ये क्या है? यूजर डेटा। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे मेरी एप्लीकेशन पे, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं? प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल। EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम हमारे पास एक ऑप्शन रहता है यूजर डेटा का, ये वही है। और यहाँ पे मैंने जनरेट यूजर डेटा करके इस रिक्वेस्ट में, ये रिक्वेस्ट वेरिएबल किसका है? रन इंस्टेंस रिक्वेस्ट का, उसमें मैंने क्या सेट कर दिया? यूजर डेटा। अब यूजर डेटा कैसे जनरेट करा? तो यूजर डेटा के लिए हमें पहली लाइन पे लिखना रहता है बिन बेश sudo apt-get अपडेट, और उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने ऐड करने को बोले हैं वो ऐड यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद गए, अब जब EC2 की बारी आ रही है और हमें 22 वाला पोर्ट भी ओपन चाहिए, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो या ना हो, हमें 22 वाला पोर्ट तो चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो उस यूजर के नाम से मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। आप हमेशा इस बात का ध्यान देना कि आपने एक बार मेरी एप्लीकेशन का यूज करके सर्वर क्रिएट कर लिया, आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से सर्वर क्रिएट कर रहे हो सेम यूजर नेम से, पॉसिबल है क्योंकि सर्वर दूसरा क्रिएट होगा और दूसरे सर्वर पे सेम यूजर नेम तो हो सकता है क्योंकि वो यूजर नेम दूसरे सर्वर पे था। मैं आपको एक बार माइक्रोसॉफ्ट पेंट में यहाँ पे समझा देता हूँ। ये मैंने सर्वर क्रिएट करा पहला, ये मैंने सर्वर क्रिएट करा दूसरा, ये मैंने सर्वर क्रिएट करा तीसरा। अब पॉसिबल है तीनों में नरेश नाम का यूजर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तीनों आपस में डिपेंडेंट तो है नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, मेरे कोड में ऐसा है कि मैं यूजर का नाम यूज करके सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये तीनों सर्वर पार्ट तो एक ही AWS अकाउंट का है। एक AWS अकाउंट में आप एक ही नाम की सिक्योरिटी ग्रुप रख सकते हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ आगे सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे अगर आपका एक, जैसे मेरे मेरे केस में बनेगा नरेश माय सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आप दूसरी बार बना रहे हो, इस एप्लीकेशन की लिमिटेशन है कि आपको नाम दूसरा ही रखना पड़ेगा। आप चाहो तो कोड चेंज कर सकते हो। ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने का कोड यहाँ पे लिखा है, सिक्योरिटी ग्रुप सेट कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम उठा लिया, क्या सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है। अब इसके बाद फाइनली EC2.run इंस्टेंस, इससे क्या हो गया? रिजल्ट बना दिया और रिजल्ट मैंने फाइनली यहाँ प्रिंट कर दिया। अब EC2.run इंस्टेंस करके हमने रिजल्ट क्रिएट कर लिया। लेकिन एक चीज और, एक इफ कंडीशन है यहाँ पे, इफ एल्स कंडीशन। ये इफ एल्स कंडीशन इसलिए है कि मान लीजिए पहली बार तो क्या हो रहा है कि हर बार हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप यूजर को एक ऐसा फीचर दे सकते हो कि वो टेक्स्ट बॉक्स में खुद ही सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे दे कि ये मेरे पास सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी है तो मुझे फिर से क्रिएट नहीं करना, आप उसको यूज कर लो। वहाँ पर रिक्वेस्ट में हम सेट सिक्योरिटी ग्रुप और उसका नाम दे देंगे जो यूजर ने प्रोवाइड करा। हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं, हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट ही करना है। रिक्वेस्ट के अंदर सेट सिक्योरिटी ग्रुप आईडी मेथड है, इसके अंदर हमें ऐड करना है कलेक्शन, और वो कलेक्शन क्या होगा? सिक्योरिटी ग्रुप का नेम होगा। दो चीजें हैं, एक तो हमने EC2 का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, मतलब क्रिएट करते टाइम हमको उसको बताना है, लेकिन इंस्टेंस क्रिएट करने के पहले हमें सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। ये मेथड है जिसमें सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा, आपको नाम दिख रहा है EC2.create security group। इंस्टेंस क्रिएट होने के पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा, और जैसे ही सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाता है हम सारे के सारे पोर्ट अलाउ जो भी हमें करने होते हैं, जैसे 22 पोर्ट आपने देखा होगा मेरी मशीन पे, आपको दिख रहा था कि 22 अलाउ था, वो इस मेथड की वजह से हो जाएगा।
ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक लूप लगा के उसके अंदर सारे के सारे पोर्ट ऐड कर दिए और उसके बाद फाइनली EC2 डॉट ऑथोराइज सिक्योरिटी ग्रुप, सारे के सारे सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ऐड करा दिए और एट द एंड जो सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हुआ है उसकी आईडी मैंने यहाँ से रिटर्न करी और वो नाम एज अ कलेक्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो फाइनली क्या होता है, हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी देते हैं जो हम सेट करना चाहते हैं। इस मेथड से अगेन EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे 2 मिनट का वेट रखा है। वेट मैंने इसलिए करा है क्योंकि जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है सो उससे थोड़ा टाइम लगता है बूटअप होने में, या हम कहें तो उसे कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा टाइम लगता है ताकि उसके बाद हमें आईपी मिले और उसके बाद ही जाके मैं यूज़र क्रिएट कर पाऊंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वेट लगाया 2 मिनट का। अब इसके बाद इंस्टेंस क्रिएट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद का एक मैप क्रिएट कर रहा हूँ। मैप ये मैप नहीं है, ऊपर एक मैप है। मैं खुद का एक मैप क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जैसे मैंने एक बार यूज़र क्रिएट कर दिया, हो गया यूज़र क्रिएट, यूज़र का जितना भी क्रिएशन काम था ये सब हो गया। उसके बाद मुझे जावा इंस्टॉल करना है। सो मुझे फ्रंट एंड से ये पता होना चाहिए कि वो कौन से यूज़र के लिए जावा इंस्टॉल करना है। हो सकता है मेरे 10 यूज़र हो मशीन पे भी। सो मैंने डेटाबेस को यूज़ नहीं करा है, मैंने बस एक स्टैटिक मैप बना लिया है कि ये यूज़र का नाम होगा और ये उसकी डिटेल होगी। अब डिटेल में क्या होगी, कौन सा आईपी है यूज़र का और सबसे मेन उस यूज़र ने जो इंस्टेंस क्रिएट किया था उसका आईडी क्या था। अब इतना हम आ जाते हैं, ये हमारा इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमें चाहिए आईपी उसका जो इंस्टेंस, इससे आईपी नहीं मिलेगा हमें, इससे डायरेक्ट आईपी नहीं मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। उसके बाद EC2 डॉट डिस्क्राइब करके सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, आप देख लेना। उसके बाद फाइनली मुझे क्या मिल गया, पब्लिक आईपी मिल गया। अब मैंने आपको ऊपर बताया था मैंने मैप क्रिएट करा है, मुझे उस यूज़र को पर्टिकुलर आईपी से और उसकी इंस्टेंस आईडी से मैप भी करना है। अब आप सोचोगे कि ज़रूरत क्या इंस्टेंस आईडी की, आईपी से भी मैप कर सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी जब यूज़र सिस्टम को स्टार्ट करके स्टॉप करेगा, आईपी चेंज हो जाएगा। ये हो गया, इसमें यूज़र का नाम डाला, हमारे पास ऑलरेडी था, आईपी हमारे पास अब आया है और इंस्टेंस इंस्टेंस भी इससे मिल गया मुझे। और फाइनली मैंने क्या कर दिया, मैप में पुट कर दिया। अब इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे इस यूज़र के लिए जावा इंस्टॉल करना है, सो मैं इस मैप से गेट करूंगा, यूज़र नेम दूंगा, मुझे यूज़र का आईपी मिल जाएगा, आईपी पे जाके जावा इंस्टॉल कर दूंगा। अब ये होने के बाद जैसे हमने बोला था हमको क्या करना है, EC2 सॉरी यूजर क्रिएट करना है। अब इस मेथड पे गए, हम क्या दे रहे हैं, EC2 का रेफरेंस देना उसको, इंस्टेंस इन्फो और उस यूजर का पब्लिक आईपी, इधर गए। अब इंस्टॉलेशन स्टेटस, ये क्या वेरिएबल है, आपने देखा होगा जब मैं जावा इंस्टॉल कर रहा था, सो मेरे पास एक नीचे, सबसे नीचे है मेरी एप्लीकेशन एक बटन है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि गेट इंस्टॉलेशन स्टेटस। सो इससे पता चलता है कि ठीक है यूजर क्रिएशन इन प्रोग्रेस है और यूजर क्रिएशन सक्सेस हुआ है कि यूजर क्रिएशन फेल हुआ है। यहाँ पे गए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है JSCH, मैं इसी लाइब्रेरी का यूज कर रहा हूँ अपने अपने सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने कहा था इनिशियली कि एक बार आपके पास सर्वर आ गया, अब वो डजंट मैटर वो AWS ने दिया है, अज्यूर ने दिया है, GCP ने दिया है, उस सर्वर को कनेक्ट करके उस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या उस पे यूजर क्रिएट करना, वो कॉमन पैटर्न होगा। वो नहीं कि AWS के लिए अलग होगा, अज्यूर के लिए अलग होगा। सो मैंने एक लाइब्रेरी यूज करी है JSCH, मैं आपको pom.xml में भी दिखा देता हूँ। pom.xml, यहाँ पे जाएंगे, JSCH लाइब्रेरी। इनिशियली मैं इस लाइब्रेरी का यूज करा था com.jcraft, लेकिन मैंने नोटिस करा कि कुछ टाइम पहले मैं इस लाइब्रेरी का यूज करके अपने सर्वर पे बड़े मजे से लॉगिन कर रहा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मैं इस पे लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। सो मुझे ऐसा डाउट है कि AWS की सिक्योरिटी थोड़ी चेंज हुई है। सो मैंने थोड़ा गूगल करा, फाइनली मुझे मिला कि ये जो है ये लाइब्रेरी यूज होती है प्लेन आरए से। जब जैसे हम की पेयर की जो की रहती है वो क्रिएट करते हैं, वहां पे दिखता है आरए से। सो इंटरनली आरए से प्लस थोड़ा और सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऐड हुआ है, उसकी वजह से ये अभी काम नहीं कर रहा है। सो मुझे ये एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी किसी ने बनाई है, उसको मैंने यूज करा है। अब मैं आता हूँ हेल्पर पे अगेन, क्रिएट यूजर। अब JSCH का सेशन। सो जैसे ही हम हमारा सर्वर क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम क्या बताते हैं कि एक प्राइमरी की, सॉरी पम की का नाम बताते क्या है। लेकिन अब जब हम उसे कनेक्ट करते हैं, जैसे हम SSH करके अपने गिट बैश से या कमांड प्रॉम्प्ट से जब भी हमें कनेक्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, अपनी पम की बताते हैं। तो यहाँ पे भी हमें पम की बतानी पड़ेगी, ये पम की बता दी। सो आप ध्यान रखना ये पम की आपके पास होनी चाहिए, ये पूरा पाथ आपको देना है। JSC.add entity pump की का पाथ दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप लगा रहा हूँ और लूप में मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं इस यूजर के लिए कनेक्ट करना है। अब आप सोचो कि यहाँ पे उबंटू है,
यूजर तो नरेश था। सो ये कोड है जो कनेक्ट कर रहा है, ये वो यूजर नहीं है जो कनेक्ट कर रहा है। इससे कनेक्ट करने के बाद, इस उबंटू यूजर से कनेक्ट करने के बाद जाके हम नरेश नाम का या जो भी आपके नाम का यूजर बनाओगे वो कर पाएंगे। आप में से अगर किसी ने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा है, EC2, सो आप क्या करते थे, SSH-i EC2 user@IP। सो जैसे नॉर्मल AWS के केस में जो EC2 इंस्टेंस होता है वहाँ पे EC2 यूजर देते हैं। तो जो हमने उबंटू सर्वर क्रिएट करा है उसका नाम है यूजर का उबंटू, IP प्रोवाइड करा और पोर्ट नंबर, ये पोर्ट कुछ नहीं 22 है, और IP क्या है जो हमें लास्ट मेथड में मिला, ये कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर बाय चांस मान लो यहाँ पे कोड आ गया और ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो फिर एक इन्फिनिटी लूप लगाया मैंने। हो सकता है कभी कभार नेटवर्क इशू आ जाता है या हमारे एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने 2 मिनट का वेट करा है, हो सकता है 2 से 3 मिनट लग जाए उसे रिबूट और कॉन्फ़िगर होने में सर्वर को। सो उस केस में क्या होगा, ये इन्फिनिटी लूप में चलता ही जाएगा और जब तक इसको सेशन नहीं मिलेगा ये चलता ही जाएगा। जैसे इसको सेशन मिल गया ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो इस लूप में नहीं जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ये सेशन रिटर्न कर देगा। अब हम जाते हैं वापस जहाँ से इसको कॉल करा था। एक बार सेशन मिलने के बाद हमें इसका वेरिएबल क्रिएट करना है, चैनल EXEC। अगेन मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे AWS का कोई रोल नहीं है, अब हमें हमारा खुद का कोड लिखना है जो भी हम काम करना चाहते हैं। जैसे अगर मुझे डायरेक्टरी में जाना है USR होम, तो मैं AWS की API यूज़ नहीं करूँगा, मैं तो नॉर्मल इस कमांड को ही यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, यूज़र क्रिएट करना है तो यूज़र की शेल कमांड होती है, यूज sudo user8, फिर यहाँ से उसका पासवर्ड ले लेना, फिर उसका यूज़र नेम यहाँ से दे देना। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको भी पता चलेगा पीछे हो क्या रहा है। आप एक काम करना, डिबगर मोड यहाँ पे लगा के आप ये कमांड देख लेना कमांड क्या बन रही है, या फिर आप इसको ऐसे कैसे प्रिंट करा देना सिस आउट। ये कमांड आप चाहो तो भले कोड एग्जीक्यूट करने के पहले ही आप चला देना, आपको दिख जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक ये चीज, हाँ उसके पहले की ये चीज कि मैं बता रहा हूँ कि 5000 मिली सेकंड में अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर भूल जाओ, मत करो कनेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जीरो भी दे सकते हैं। आप मेरे कोड में देखोगे कहीं मैंने जीरो दिया, कहीं 5000, कहीं 4000। तो ये इसीलिए बताने के लिए कि आप जीरो दोगे तो फिर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, जब तक कनेक्ट नहीं होगा वो वेट करेगा। यहाँ पे क्या, मान लो 5000 मिली सेकंड में अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर वो ब्रेक कर देगा, कनेक्ट करने नहीं जाएगा। अब हमें जब भी हम क्या करते हैं, कोई कमांड चलाते हैं, जैसे मान लो हमने जावा इंस्टॉल करने के सर्वर पे, तो बहुत सारे हमें वहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे वो दिखते हैं, लाइन डीबग लाइंस लिखी हुई दिखती है कि अभी ये हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया। सो अगर हमें पता करना है एट द एंड कि क्या क्या उसने एग्जीक्यूट करा हमारा कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद, सो वो इससे मिल जाएगा। और जब सब कुछ हो गया तो ये एक सेफ एंड था कि नहीं। सेफ एंड मतलब कि एक होता है एग्जिट स्टेटस, कमांड चल गई, कमांड प्रॉपरली वैसी चली कि नहीं जैसा हम चाहते थे। अगर आंसर जीरो आया तो डेफिनेटली जैसा कमांड हम चाहते थे चलाना वैसी चली, और अगर जीरो की जगह कुछ हो रहा है तो यूजर क्रिएशन फेल्ड दे दिया मैंने। अब जो कनेक्शन मैंने क्रिएट करा था उसको फाइनली यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और इंस्टेंस को यूजर क्रिएट करने के बाद हमें रीबूट करना पड़ेगा। अब ये किसके बारे में बात हो गई, सर्वर क्रिएट करना प्लस उस सर्वर का यूजर क्रिएट करना। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जावा और टॉमकेट को कैसे इंस्टॉल करा। और जब टॉमकेट की बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें मैंने पोर्ट कैसे ऐड करा। इनिशियली क्या था, पोर्ट केवल क्रिएट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अब जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर मैं पोर्ट ऐड करूंगा। सो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।